हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स का पार्ट फर्स्ट। इसमें आपको 23 न्यूमेरिकल्स पूरे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो 2 या 3 पार्ट में प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है, एग्जाम के दृष्टिकोण से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी तो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना और इतना क्या है, आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, इसमें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या रहा है, दो आवेश हैं, ठीक है। एक आवेश हो गया Q1, दूसरे आवेश को हम लोग क्या मान लेते हैं, Q2। तो फर्स्ट आवेश जो दिया गया है वो दिया गया है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। दूसरा है आपका 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। इस तरह से आपको जो है दो चार्जेस दिए गए हैं, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो है डिस्टेंस आपको दी गई है r इजकल टू आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू दी गई है आपको, वो दी गई है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जो आपको गिवन है पहले आप उसको लिखेंगे। यहां से लिखेंगे क्या, आवेश। तो आवेश हमारा हो गया Q1 इजकल टू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, एंड Q2 इजकल टू आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है r इजकल टू दिया गया है आपका क्या 30 सेंटीमीटर। हमें ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा कि आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम दिया गया है, यानी एसआई सिस्टम में, और दूरी जो दी गई है आपकी वो है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। r इजकल टू ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻2। अब ये किस में हो जाएगा, आपका मीटर में हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं बल, जो कि हमसे पूछा गया था कि बल कितना लगेगा। तो बल F इजकल टू, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो F इजकल टू फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं। तो 1/4 पाई ε0 की वैल्यू आपको पता ही है, क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू आपको दी गई है 2 इंटू 10⁻⁻7, फिर 3 इंटू 10⁻⁻7 Q2 की वैल्यू हो गई। दोनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। फिर आप लिखेंगे r स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻7, और -7 हो जाएगा माइनस का 14 अपान में, देखिए 30 का जब स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30 इट इज मीन आ जाएगा आपको कितना, 900। ठीक, और ये 10⁻2 है, तो 10⁻2 का जब 10⁻2 में करेंगे तो हो जाएगा 10⁻4। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 जा 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया आपका F इजकल टू 10⁻9, और ये 6 है, वैसे लिख लीजिए 6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻14। क्लियर। अब ये लिखा हुआ है 100, और ये है 10⁻4। 100 में जीरोस 2 हो गए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10⁻2 इंटू 10⁻4। F इजकल टू 6 इंटू 10⁻9, और ये माइनस का हो गया 14, तो 14 से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा 10 की पावर कितना, माइनस का 2। ठीक है, F इजकल टू ये हो गया 6 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻+2, क्योंकि जब हम पावर्स को अपान से ऊपर क्यों ले जाएंगे या ऊपर से नीचे क्यों लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सिंबल चेंज होगा। ठीक है, तो F इजकल टू ये हो गया 6 इंटू 10⁻, माइनस से 2 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, और फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड कर लिया। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड पार्ट बताएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ये दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच की आपको दूरी फाइंड करनी है, और आपको ये फाइंड करना है कि दूसरे गोले पर जो है पहले गोले के कारण कितना बल आरोपित होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको आवेश दिए गए हैं, तो पहले आप आवेश लिख लेंगे, ठीक, जो आपको गिवन है। तो ये हो गया आपका आवेश। आवेश हो गया कौन सा, Q1। Q1 इक्वल टू हो गया 0.4 माइक्रोकूलम। यहाँ पर ध्यान ही देंगे, ये माइक्रो में दिया गया है, इसको हम SI सिस्टम में लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या इसको हम एक डेसिमल को और शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम सीधे। क्लियर। ऐसे ही आपका हो गया Q2। Q2 आपको दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6, इट इज मीन 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर। दोनों की क्या हो गई, ये आवेश दिए गए थे। अब आपको बल भी दे रखा है, ठीक, लेकिन जो बल दे रखा है वो क्या दे रखा है, इतना बल लगता है। किस पर बल लगता है, ये ध्यान देंगे, दूसरे गोले पर बल लगता है या पहले गोले पर बल लगता है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान देना है। अगर हमारा जो है पहले गोले पर बल लग रहा है दूसरे के कारण, यहां लिखते हैं, पहले इसको समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। पहले गोले पर दूसरे के कारण बल, ठीक है, दूसरे के कारण बल, तो इसको हम लोग लिखते हैं F12, मतलब जिस पर बल लगेगा उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो F12 मतलब पहले गोले पर दूसरे के कारण बल कितना हो जाएगा, जो दिया गया है आपका 0.2 न्यूटन का बल दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि दूरी कितनी होगी, दूरी R इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब सूत्र लगा दीजिए, कौन सा, कूलाम के नियम से, ठीक। तो कूलाम का नियम क्या था, कूलाम का नियम था कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है R स्क्वायर की, तो हम R स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, F को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में F। R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7, Q2 की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻7, F की वैल्यू हो गई क्या, 0.2, ठीक। अब ये हो गया आपका, देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 9 इंटू 4 इंटू 8, ये सारे नंबर्स पहले एक पास कर लीजिए, इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7 हो जाएगा माइनस का 14 अपान में 0.2 हो गया। क्लियर। ये हो गया आपका R स्क्वायर इक्वल टू, पॉइंट हटाइए, डेसिमल बढ़ा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको पैसे भी लिख सकते हैं, 4 था, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 2 1 जा एंड 2 2 जा 20 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 दूना 18, 180 इंटू 8 हो गया, बड़े 10 की घात -14 से प्लस का 9 हटा दीजिए, तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी R स्क्वायर इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0, 8 8 64, कितना बचेगा 6, 8 का नम 8 और 8 और 6 हो जाएगा 14, ठीक, इंटू 10 की पावर हो गया माइनस का 5। अब इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 10 की पावर, ये माइनस का 5 और एक 10 का 0, ये तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 4। जब अब R फाइंड करेंगे तो रूट आ जाएगा 144 इंटू 10 की पावर -4, तो R इक्वल टू 144 होता है 12 का इंटू 10 की पावर -2, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा किसमें, मीटर में, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12 मीटर, ये हो गई किसकी वैल्यू, R की, ठीक। R की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब उसने कहा सेकेंड पार्ट में कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो आपने एक नियम पढ़ा है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है कि जितना अगर हम किसी वस्तु पर एक बल लगाते हैं उतना ही हमारे ऊपर क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पर हमें कह सकते हैं क्या, कि जो F12 होगा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, F21 के, ठीक। यहां क्यों होगा, यहां लिख देंगे न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या थी, 0.2 न्यूटन, यही आपका आंसर हो जाएगा।
मतलब जितना फोर्स जो है पहला लगाएगा दूसरे पर, उतना ही फोर्स जो है दूसरा लगाएगा पहले पर। ठीक, तो ये आपके दो क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए के ई स्क्वायर अपान में जी एम ई इंटू एम पी विमाहीन है, और सारणी का प्रयोग करके क्या करना है, इस अनुपात का मान भी बताना है और ये भी बताना है कि यह अनुपात क्या दर्शाता है। यहाँ पर तीन चीजें आपसे पूछी गई। ठीक, तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि के ई स्क्वायर अपान जी एम ई इंटू एम पी ये क्या है, विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि का मतलब यह है कि इसका कोई मात्रक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सबके मात्रकों को रखें और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आती है, तो यहां से लिखेंगे मात्रक। ठीक, अब इसके मात्रक को हम लिखते हैं के जो है आपका के आपने पढ़ा क्या, एफ इजिकल टू 1/4πε0। ठीक, इजिकल टू क्या होता है ना, के होता है। तो के का मात्रक लिख दीजिए। के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर आपका लिखा है ई स्क्वायर। ई क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जब ई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान में जी जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फिर आपका एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी क्या हो जाएगा किलोग्राम, और इसका भी क्या आ जाएगा किलोग्राम। तो किलोग्राम का जब किलोग्राम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम स्क्वायर से ये कैंसिल, सी स्क्वायर यानी कूलाम स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि के ई स्क्वायर अपान में जी एम ई इंटू एम पी इसका कोई मात्रक नहीं है। जब इसका कोई मात्रक नहीं है तो ये हमारी राशि कैसी है, एक विमाहीन राशि होगी। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका मान निकालना है। तो मान निकाल लीजिए, के ई स्क्वायर अपान में जी एम ई इंटू एम पी इजकल टू के की वैल्यू पुटअप करेंगे। के की वैल्यू ये होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये आपका हो गया कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अपान में हो गया जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.67, ध्यान रखिएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये आपका है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ये सारी वैल्यूज जो है आपको बोर्ड एग्जाम में दी होती हैं पेपर में। ठीक है, फिर भी अगर कुछ वैल्यूज को याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 2.29 इंटू 10 की पावर 39। ये आपको कैलकुलेशन अपने आप करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल के आ जाएगी क्या वैल्यू, के ई स्क्वायर अपान जी एम ई इंटू एम पी की। अब ये कह रहा था लास्ट में कि यह अनुपात क्या बता रहा है, तो इस अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के ई स्क्वायर अपान में जी एम ई इंटू एम पी इजकल टू के ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और फिर लिख सकते हैं जी एम ई इंटू एम पी अपान में भी आर स्क्वायर। तो ये के ई स्क्वायर जो लिखा है अपान में आर स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, के ई इंटू ई अपान में आर स्क्वायर, या जी एम ई इंटू एम पी अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो के ई अपान आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, वैद्युत बल। ये हमारा क्या है, वैद्युत बल है, और ये हमारा क्या है, गुरुत्वीय बल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो राशि है आपकी, ये हो गया फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मान लीजिए। ठीक, और ये हो जाता है क्या, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल हो गया, और गुरुत्वीय बल जो है इनके अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है कि किसी भी आवेश को अगर हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी एक वस्तु दूसरी वस्तु में, तो वह हमेशा क्या होता है, Q इजकल टू NE की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। जहां पर N की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 एंड so on कुछ भी रख सकते हैं, और E की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से जो व्यवहार करते हैं उस समय हम आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, किस तरह से। अब इसमें ये कहा गया कि जब आवेश का ट्रांसफर किया जाता है तो आवेश के ट्रांसफर में हम क्वांटमीकरण की उपेक्षा करते हैं, क्यों करते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रांसफर किया, तो होता क्या है कि अगर हम छोटा सा भी आवेश कहीं ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए कि हमने 1 माइक्रोकूलम आवेश जो है ट्रांसफर किया, तो उस 1 माइक्रोकूलम आवेश को ट्रांसफर करने में लगभग 10⁻13 जो है मूल आवेश सम्मिलित हो जाते हैं। और वहां पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण भी कुछ होता है, क्योंकि बड़े पैमाने की जब बात की जाएगी तो व्यवहारिक रूप से इसको हम क्या करेंगे, कम मान लेंगे। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया गया है। स्पष्ट आपको यह करना है कि यह परीक्षण जो है आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य होता है। तो इसमें समझ लीजिए कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है यह कोई नई वस्तु नहीं होती। क्यों? होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वस्तुएं दी गई हैं, ये इस तरह से। अब ये भी क्या है आपकी अनावेशित है, ये भी क्या है अनावेशित है। हमने इनको आपस में रगड़ना शुरू किया तो रगड़ने से क्या होगा कि किसी एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस वस्तु पर जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हमारी ऋणावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में जो है जितना चार्ज रगड़ने से पहले था, घर्षण के पहले था, उतना ही चार्ज क्या रहता है, घर्षण के बाद भी रहता है। ठीक है, इसको अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर जो है चार्ज आपको दिया गया, ठीक, इस तरह से एक वस्तु ये हो गई और दूसरी वस्तु ये हो गई। ठीक, अनावेशित अवस्था में क्या है कि ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए और 15 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जब हम इनको आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने पर क्या होगा, हो सकता है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए। मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है आपके इसमें शिफ्ट हो गए। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रह जाएगी, 10, और प्रोटॉनों की क्या रह जाएगी, 15। ठीक है, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 हो जाएंगे। क्लियर? तो अब जरा पहले की अगर कहानी देखें तो 15 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 25 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन, कितने हो गए, 25 प्रोटॉन। ठीक, जब बात की गई तो 10 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन, तब भी कितने हो गए आपके पास, 25 इलेक्ट्रॉन, और 15 और 10 कितने हो गए, 25 प्रोटॉन हो गए। मतलब यहाँ पर ये जो रही वस्तु ये क्या थी, अनावेशित थी। ये भी क्या थी, अनावेशित थी। ठीक, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हमारी जो थी वो क्या हो गई, धनावेशित होगी। इस पर क्या आ गया, धनावेश आ गया, और इस पर हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये क्या हो गई, हमारी ऋणावेशित हो गई। तो एक वस्तु आवेशित तो हुई, पॉजिटिव हो गई, निगेटिव हो गई, लेकिन इस पर आवेश कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार से मैं कह सकते हैं कि घर्षण के द्वारा जो आवेशन होता है इसमें आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको इसके आगे के न्यूमेरिकल्स बताएं।